नमस्कार फ्रेंड्स, फिनांस की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बैंकिंग और फिनांस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा जो डेफिनेटली आपकी वेल्थ क्रिएशन में काम आएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि खुद का घर और सफिशिएंट पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। आप किसी भी सेक्टर में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। शायद आप मेरी बात से जरूर एग्री करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आप मेंटेन कैसे करें। तो इसके लिए इस वीडियो में हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के कुछ थंब रूल्स डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बड़ा घर आप खरीद सकते हैं, आपकी इनकम के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हमें कितनी मैक्सिमम ईएमआई प्लान करनी चाहिए, अपनी मंथली इनकम के हिसाब से कितना हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब जब हमारे पास थंब रूल्स के अंदर होते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है और हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब आपको थंब रूल्स डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स और क्लियर करना चाहूंगा कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे काम करती है, किस पर डिपेंड करती है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना, यानी कि कैसे हम हमारी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, जिससे हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी और हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। अब इनकम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें हमारी स्किल सेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की स्किल्स को गेन करें। उसके लिए आप ट्रेनिंग सेशंस, सेमिनार्स या बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए कि ये जो भी आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये आपको बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब है कि जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें अमाउंट या कॉर्पस मिलेगा रिटायरमेंट की एज पर। कंपाउंडिंग का तीसरा बड़ा फैक्टर है कि हम राइट इन्वेस्टमेंट्स को चूज करें जिससे हमारे रिटर्न्स बढ़ सकें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14 से 15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। वहीं अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 to 7% के रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये आपके लिए एक सेफ साइड हो सकती है। इसलिए केयरफुली कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चूज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के बाद वेल्थ क्रिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के रास्ते पर चलें, यानी कि हम हर महीने हमारी सैलरी में से कुछ ना कुछ सेव करें, यानी कि हम खर्चों को कम करें और ज्यादा लोन्स ना लें। इसलिए ये थंब रूल्स हमारे बहुत काम आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के कुछ थंब रूल्स की। तो हम पहले थंब रूल की बात करते हैं कि हमें इमरजेंसी फंड कितना मेंटेन करना चाहिए। देखिए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स किसी की भी लाइफ में हो सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जॉब लॉस के रूप में भी हो सकते हैं, या किसी की अगर इनकम डिक्रीज हो गई है तो भी हो सकते हैं। इनकम डिक्रीज होने के कारण से हो सकते हैं कि उसका जॉब में कोई डिमोशन हो गया है, या उसको बिजनेस में कोई लॉस हो चुके हैं, या अगर उनकी सेल्स डाउन हो गई हैं तो डेफिनेटली उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें ये इमरजेंसी फंड कितना मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी मंथली इनकम का 6 टाइम्स तक इमरजेंसी फंड मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये इमरजेंसी फंड हमें कहाँ रखना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को आप लिक्विड फॉर्म्स में रख सकते हैं, ताकि आप किसी भी टाइम जब इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ये लिक्विड फॉर्म्स में आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं, या आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इसे रख सकते हैं। ये तीनों ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आपको जब भी इमरजेंसी केसेस में जरूरत पड़े तो आप इसे तुरंत यूज कर सकते हैं। अब दूसरा थंब रूल आता है कि हमें हमारी मंथली इनकम में से कितना सेव करना चाहिए। आपकी इनकम को आप कुछ इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। 40% आप अपनी मंथली इनकम का बेसिक नीड्स के लिए जरूर रखें। बेसिक नीड्स में आपकी ग्रोसरीज, आपकी रेंट्स, आपकी लोकल ट्रेवल कॉस्टिंग्स, यानी कि आप जो ऑफिस जा रहे हैं उसका खर्च, या आपके यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट है। यूटिलिटी बिल्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके इंटरनेट के बिल्स, आपके मोबाइल बिल, आपके एलपीजी बिल्स, ये सभी वो बेसिक नीड्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली हर महीने जरूर करनी है। तो इसके लिए आप अपने मंथली सैलरी के 40% को एलोकेट रखें। इसके बाद आप अपनी मंथली इनकम का 30% एलोकेट कर सकते हैं अपनी वांट्स या डिजायर्स के लिए।
अब आपकी वांट्स या डिजायर्स में आपके क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर आप कोई लेटेस्ट मोबाइल परचेज करना चाहते हैं, आप कोई नया टेक्नोलॉजी का लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, या आप कोई वेकेशंस प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी वांट्स एंड डिजायर्स को 30% के अंदर अलोकेट रखें। इन सभी के लिए अगर आप अलग से बजट अलोकेट करके रखेंगे तो आपकी ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी और आप इसे इनकम के 30% में अलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद आप रेस्ट 30% जो आपकी सैलरी का बच रहा है उसको आप सेविंग्स कर सकते हैं। अब ये सेविंग्स बहुत ज़रूरी है कि आप केवल बैंक अकाउंट में ही नहीं रखें, इसके लिए आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि हम इसे कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे और हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल पाएँ। तो इसके लिए हमारे पास तीसरा थंब रूल आ जाता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, बेसिकली ये आपके एज पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एज ग्रुप में आते हैं। अगर तो आप 25 ईयर ओल्ड हैं तो आपको मैक्सिमम जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में आपके शेयर्स मार्केट आ जाते हैं और आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जहां की आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप मैक्सिमम रिटर्न्स भी ले सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है कि आप किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपकी एज में से आप 100 में से आपकी एज को माइनस कर लीजिए। सपोज करिए आपकी एज 25 ईयर्स है तो आप 100 - 25 75% तक का आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में कर सकते हैं अपनी सेविंग्स का। यानी कि आप अपनी सेविंग जो 30% मैंने आपको बताई है उसका 75% तक आप इक्विटी, शेयर मार्केट्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट 25% अपनी सेविंग 30% का आपको गोल्ड में, बॉन्ड्स में, एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आपकी एज 40 ईयर्स हो जाती है तो आप 60% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में अपनी सेविंग्स का। रेस्ट 40% आपकी जो सेविंग्स है 30% उसका आप गोल्ड में, बॉन्ड्स में या एफडी या आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए आपको अर्ली एजेस में इन्वेस्ट करने चाहिए, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स अपने अर्ली एजेस में ही स्टार्ट कर देने चाहिए। दूसरा, आप एक सर्टेन पीरियड के बाद जैसे कि 55 ईयर्स के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में ही आप इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर होगा, जहां से एक आपको फिक्स इनकम हर महीने मिल सकती है। इसके बाद फोर्थ थंब रूल आ जाता है आपकी लोन एलिजिबिलिटी का, यानी कि आपको मैक्सिमम ईएमआईज कितनी भरनी चाहिए। अगर हम बैंक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आप 50% तक ईएमआईज पे कर सकते हैं अपनी मंथली इनकम का। इस 50% के अंदर आपके सभी लोन्स इंक्लूड हो जाते हैं, जहां आपके पर्सनल लोन्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके हाउसिंग लोन्स, आपके कार लोन्स, ये सभी आपके इस 50% की ईएमआई में इंक्लूड हो जाते हैं। सपोज करिए अगर आपकी 50,000 मंथली इनकम है तो आप 25,000 तक मंथली ईएमआई पे कर सकते हैं, सभी का मिलाकर, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, हाउसिंग लोन और कार लोन्स का। रेस्ट 25,000 को बैंक्स आपके हाउस होल्ड के खर्चों के लिए इंपॉर्टेंट मानता है। वहीं अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के हिसाब से मैक्सिमम ईएमआई आपकी इनकम का 40% ही होनी चाहिए। अब अगर आपने ये जान लिया या ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितनी ईएमआई प्लान पे करनी है, तो आप उसी हिसाब से कोई भी बड़ी गाड़ी या बड़ा घर खरीदने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। अब आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद फिफ्थ रूल आ जाता है कि आप अपना कार बजट कितना प्लान करें अपनी इनकम के हिसाब से। तो इसके लिए मैं आपको कार बजट के लिए बताना चाहूँगा कि आप अपनी मंथली इनकम का 8 टाइम तक का आप बजट अलोकेट कर सकते हैं अपनी कार के परचेजिंग के लिए। लेट सपोज अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आप 4 लाख तक की कोई भी कार अपने बजट में परचेज कर सकते हैं। अगर यही कार आप लोन पर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। आप डाउन पेमेंट 20% का कीजिए और रेस्ट 80% का आप बैंक से लोन करवाइए, लेकिन लोन में आप ध्यान रखिए कि लोन पीरियड आपका 5 ईयर से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। वहीं आपकी कार लोन की ईएमआई भी 15% होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम की। तो अगर आपने अपने आप को अकॉर्डिंगली फाइनेंशियली डिसिप्लिन कर लिया, आपने बजट डिसाइड कर लिया, तो आप एक परफेक्ट कार को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद 6th थंब रूल आ जाता है परचेज वर्सेज रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। अक्सर बड़ी सिटीज में क्या होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि जितना मैं इसका रेंट दूंगा
उतनी EMI पर तो मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज ही कर लेता हूँ। तो ज़रा रुकिए, सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम को कैलकुलेट करिए और उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को निकालिए। अगर तो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5% से ज़्यादा आ रही है तो ही आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करें। चलिए समझते हैं। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको यहाँ दिया है। आप उस प्रॉपर्टी का ईयरली रेंट निकाल लीजिए, उस ईयरली रेंट को आप उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट परचेजिंग वैल्यू से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट सपोज आप उस प्रॉपर्टी का 20,000 मंथली रेंट पे कर रहे हैं, तो ईयरली उस प्रॉपर्टी का 2.40 लाख रेंट हो गया है और उसी प्रॉपर्टी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 40 लाख रुपीज़ है। अब अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालना चाहें तो उस प्रॉपर्टी की लगभग 6% आएगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 5% से ज़्यादा है तब तो आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करें, अदरवाइज आपको उसे रेंट पर लेने में ही बेनिफिट है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 6% का तो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है, दूसरा आपको एप्रिसिएशन भी उस प्रॉपर्टी पर मिलेगा। लेट सपोज 4% का भी एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है तो टोटल 10% का आपको यहाँ अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही फायदे का सौदा होता है, लेकिन आप इसे पहले इस तरह कैलकुलेट जरूर कर लीजिए। 7th थंब रूल आ जाता है आपके पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस से लेकर, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आपके लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें अदर देन आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि आपको टर्म लोन ही बेसिकली प्रेफर करना चाहिए। टर्म लोन क्यों अच्छा है? आपको कम प्रीमियम के अंदर आपको ज़्यादा रिस्क कवर मिल जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम कितना टर्म इंश्योरेंस का कवर लें, तो ये आपका ईयरली इनकम का 20 टाइम्स होना चाहिए। लेट सपोज अगर आपकी ईयरली इनकम 5 लाख रुपीज़ है तो आपका टर्म लोन का जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो 1 करोड़ होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के सिनेरियो में सभी को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर तो आप सैलरीड क्लास हैं तो आप कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, लेकिन आप अलग से भी एडिशनल एक कवर ले सकते हैं। वहीं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपनी फैमिली का लेना चाहिए। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई थंब रूल नहीं है कि आपको कितना कवरेज प्लान लेना चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट सिटी वाइज और हॉस्पिटल वाइज बहुत ज़्यादा डिफर करती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन यहाँ बनाया है। आप अपने सिटी के जो भी टॉप के 2 या 3 हॉस्पिटल्स हैं, उन 2-3 हॉस्पिटल्स में आप अपने हार्ट सर्जरी, कोई भी हार्ट सर्जरी का एक्सपेंडिचर पता कर सकते हैं। अब आप इस एक्सपेंडिचर में प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी के एक्सपेंडिचर्स को भी ऐड कर सकते हैं और वही अमाउंट आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो ये थे इंपॉर्टेंट 7 थंब रूल्स जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किए। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो सकते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और इसी से आपके अमीर बनने की शुरुआत भी हो सकती है। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये थंब रूल हर किसी की लाइफ में काम आ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।